So, hi everyone, namaste and good morning. Welcome to one shot revision series for CA Final Indirect Taxes GST. इसके पहले के जितने भी रिविजनरी वीडियोस थे वो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएंगे और ये अपना फोर्थ पार्ट रहेगा जिसमें अपन एग्जामिशन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जामिशन लिस्ट बहुत एक अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आपको वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में या केस स्टडी में पूछ सकता है। ठीक है, जहाँ पे आपको टैक्स लाइबिलिटी प्लस टैक्स पेमेंट कैलकुलेट करना रहता है तो वहाँ पे अंदर में बीच में एक घुसा के पॉइंट दे देता है ऐसी कोई गुड्स है ऐसा सर्विस जो एग्जामिशन लिस्ट में कवर्ड है। तो जब आप सॉल्यूशन बना रहे होगे और वो एग्जामिशन लिस्ट वाला आपको याद आ जाता है कि ये वाला एग्जामिशन लिस्ट में मैंने पढ़ा था, तो उसको वहाँ पे आप टैक्सेबिलिटी में ना डाल के वहाँ पे आप लिखेंगे एग्जिम्प्ट। ठीक है, मतलब आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आप सॉल्यूशन में उतारोगे पॉइंट। ठीक है, बस अमाउंट वाले कॉलम में जहाँ पे आप टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस निकाल रहे होगे वहाँ पे आप वहाँ पे लिख दोगे एग्जाम्प्ट और नीचे नोट में डाल दोगे कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन लिस्ट। तो ऐसी एक पूरी लिस्ट है जिसको अपने को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे जब आपने पहली बार प्रिपरेशन किया होगा। ये रिविजनरी वीडियोस है तो चलो वीडियो के साथ ही पूरा रिवाइज कर लेते, सेपरेटली आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और इसका रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि देखो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है इस लिस्ट के अंदर, तो रिवीजन वीडियो के साथ आपको पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे। तो जब एग्जाम में आएगा तो अपने आप वो आपको क्लिक करेगा कि मैंने ये एग्जामिशन लिस्ट में पढ़ा था। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स के एनालिसिस देख लीजिएगा। मार्क्स की एनालिसिस में ऐसा है कि मई 23 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा गया था, बट ये फुल फ्लेज खाली इसी के पॉइंट्स नहीं होते, साथ में वैल्यूएशन और टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने का पॉइंट्स रहता है। ठीक है, तो एग्जामिशन में सबसे पहले हेल्थ केयर सेक्टर है। अभी आप नोट्स देख रहे हो, नोट्स के अंदर प्रॉपर से आइकॉन्स वगैरह डले हुए सो दैट आपको वो याद आ जाए। ठीक है, आइकॉन्स देख के प्रॉपर से 3-4 बार इसको आप देखोगे तो हो जाएगा। सबसे पहले देखिएगा हेल्थ केयर, एग्जामिशन रिलेटेड टू हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? मीन्स इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तो मीन्स क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पैरामेडिक्स। ठीक है, तो ये रहते हैं आपके हेल्थ केयर के अंदर। ठीक है, इनके थ्रू आप अगर हेल्थ केयर सर्विसेज लेते हो, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हेल्थ केयर का नीचे देखो मीनिंग दिया हुआ है, मीन्स एनी सर्विस बाय वे ऑफ 3 चीज। ठीक है, पहला है डायग्नोसिस, मतलब चेक करना कि क्या कोई बीमारी है। ठीक, फिर उसका ट्रीटमेंट, इलाज करना, और उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद होता है पोस्ट ट्रीटमेंट पीरियड जिसमें केयर होता है। इलनेस, इंजरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मेलिटी, डिफॉर्मिटी। ठीक है, इलनेस मतलब बीमारी, इंजरी मतलब कुछ आपको डैमेज हो गया ऐसा करके। ठीक है, प्रेगनेंसी आप जानते हैं। एबनॉर्मेलिटी मतलब जो जन्म से पहले से है। डिफॉर्मिटी मतलब बाद में कुछ हो रहा है वैसा। इन एनी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, एलोपैथी आ जाएगा, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, मतलब इंडियन तरीकों में भी आपको एग्जामिशन मिल जाएगा। तो ये हेल्थ केयर की मीनिंग हो गई जीएसटी के एग्जामिशन के हिसाब से। नाउ इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट टू और फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट। एम्बुलेंस सर्विस की बात कर रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस को भी एग्जाम्प्ट रखा गया है। ठीक है, इसमें पैसेंजर घूमने नहीं जा रहा है, इसमें एम्बुलेंस सर्विस मतलब उसको उसके घर से इमरजेंसी जो सपोर्ट के साथ वहाँ पे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। और इसमें एक्सक्लूड होता है हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक आइटम है, मतलब जीने के लिए एकदम जरूरी नहीं हो जाता। ठीक है, वो आप अपनी चॉइस से करा रहे हो तो देखो वहाँ पे जीएसटी लग जाएगा, वो आपके एग्जामिशन में कवर्ड नहीं है। और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन फॉर नेसेसिटी। ठीक है, अभी नेसेसिटी क्या होती है? जैसे कभी भी आपको 3rd या 4th डिग्री बर्न हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो 3rd और 4th डिग्री बर्न के समय इट इज नेसेसिटी की ओरिजिनल स्टेटस में अगर आपकी स्किन को लाने के लिए कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है तो वो आपके एग्जामिशन लिस्ट में कवर की जाएगी। बट आप जनरली जो एक्टर एक्ट्रेस लोग करवाते हैं, ठीक है, ऐसे ही बस लुक को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो वाला पार्ट इसके अंदर कवर नहीं होता है। ठीक है सर, नेक्स्ट एम्बुलेंस सर्विसेज वाला। ठीक है, provided a nothing in this enter shall apply to the service provided by a clinical establishment by way of providing room having room charges 5,000 per day। अब देखो आप हॉस्पिटल में जब रहते हो तो वहाँ पे आपको रूम चार्जेस लगते हैं, तो अगर रूम चार्जेस 5,000 पर डे से एक्सीड कर गया मतलब आप मोस्ट प्रीमियम कैटेगरी में चले गए हो, तो वहाँ पे आपका एग्जामिशन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज एंट्री नंबर 46। इसमें क्या बोल रहा है? जैसे देखो अभी तक हम जो बात कर रहे थे ऊपर 74 नंबर एंट्री में, दैट वाज फॉर इंसान। ठीक है, यहाँ पे अब जो 46 एंट्री में वेटरनरी क्लिनिक का मतलब होता है एनिमल हॉस्पिटल, एनिमल और बर्ड। ठीक है, एनिमल और बर्ड हॉस्पिटल की बात कर रहा है। नेक्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोफेशनल्स बाय वे ऑफ रिहेबिलिटेशन, थेरेपी और काउंसलिंग एट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सेंटर, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 12 AA और 12 AB एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। नेक्स्ट सेक्टर जो है
आपके हेल्थ सेक्टर के बाद आएगा चैरिटेबल और रिलीजियस सेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो चैरिटेबल रिलीजियस सेक्टर के अंदर पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ कोर काउंसलिंग टर्मिनली इल पर्सन, देखो ये जो इफेक्टेड पर्सन है ना उनकी काउंसलिंग वगैरह है। ठीक है, अफेक्टेड विद HIV एड्स, पर्सन एडिक्टेड विद नार्कोटिक्स और ड्रग्स एक्सेट्रा। पब्लिक अवेयरनेस फैलाना किस चीज़ के बारे में, प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। बट इसमें इंक्लूड क्या होगा, डज नॉट इंक्लूड हॉस्टल एकोमोडेशन, किसी को अगर हॉस्टल एकोमोडेशन आप दे रहे हो वो इंक्लूड नहीं होगा। लॉजिंग एंड बोर्डिंग अनलेस इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, देखो खाली अगर आप रहने की सुविधा दे रहे हो तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। बट कॉम्पोजिट सप्लाई, जैसे मान लो कोई आपका नार्कोटिक्स वाला पर्सन है, मतलब जो ड्रग्स कंज्यूम करता है या उस टाइप का कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम करता है, तो उसका अगर केयर करना, ठीक है, तो केयर करने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में वहां उसको केयर के लिए भेजा जाएगा, प्लस वहां पे 2 महीने ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। तो वो वाला कॉम्पोजिट सप्लाई दैट इज अलाउड। खाली प्लेन उसको रख रहे हो वो अलाउड नहीं है। फिटनेस कैंप और क्लासेस इसके अंदर कवर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिलीजन स्पिरिचुअलिटी योगा का आप स्प्रेड करते हो वो इसके अंदर आ जाएगा। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू, ठीक है, ये क्रॉस कर दीजिए, इसको ऐसा करके क्रॉस रहेगा। ठीक, तो ट्रीटमेंट ऑफ होमलेस चिल्ड्रन, फिजिकली मेंटली अब्यूज पर्सन, प्रिजनर, पर्सन अबाउ 65 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रखना, पेड़ पौधा बचाना। ठीक है, तो वाटर शेड बनाना, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को बचाना, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ आपके GST के बाहर आएगी। इसके बाद आता है आपका पूजा वगैरह, रिलीजियस एक्टिविटीज़, पूजा, योग, आपका हवन ववन, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। रिलीजियस एक्टिविटीज़, पंडित को बुलाया, उसने सर्विसेज दी वहाँ पे, तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा। इसके बाद है रेंटिंग ऑफ प्रिसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस। अभी भी आपने देखा होगा मंदिरों में शादियां होती है, मंदिर के आजू बाजू बहुत सारा एरिया होता है, वहाँ पे शादी फंक्शन ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके बारे में बोल रहा है। ओन्ड और मैनेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। ठीक है, अब ये जो सेक्शन दिए हुए ना, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, इसका रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इवन एंट्री नंबर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बट एग्जाम में आपको करेक्ट एंट्री नंबर याद आता है तो आप वहाँ पे उसको इम्प्रेस करने के लिए लिख सकते हो, बट 100% याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखो यहाँ पे कैपिंग लगी हुई है, रूम रेंट अगर आपका 1000 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं, 1000 से कम रहेगा तो एग्जेम्पशन है। रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस, बाहर का जो एरिया है वहाँ पे 10,000 पर डे का रेंट रहेगा, कैपिंग लिमिट। ठीक है, 1000 पर डे रूम का, 10,000 पर डे आपके आजू बाजू बाहर वाले जहाँ पे शादियाँ वगैरह होती है उसका। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स। ठीक है, जैसे आप देखोगे मंदिर के पास समोसे की दुकान है, वो खाने पीने की दुकान है, अब पूजा सामग्री की दुकान रहती है, तो वो शॉप का रेंट भी 10,000 पर डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एग्जेम्पशन के लिए वहाँ पे कैपिंग दी गई है। नेक्स्ट, एंट्री नंबर 60, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन फॉर कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज पिलग्रिमेज। ये दोनों बहुत बड़ी यात्रा होती है हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स की, तो इसके ऊपर जो इनके बोर्ड बने हुए वो लोग जो सर्विस देते हैं उसके ऊपर GST एग्जेम्पशन है, मतलब GST नहीं लगता जी। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त सेक्टर। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, शुरू में अपन ने हेल्थ सेक्टर पढ़ा, फिर आपके एनवायरनमेंट वाली बातें पढ़ी, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, रिलीजियस प्लेस और रिलीजियस सेरेमनी वाला पढ़ा। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्जेम्पशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन एंड सीड टेस्टिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ये पूरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गई। नेक्स्ट, इसके अंदर कवर सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर का कोई अगर सप्लाई, तो खाली एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज भी इसके अंदर कवर्ड है। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, दूसरे लोग प्रोसेस कर रहे हैं, टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, बल्क पैकेजिंग एक्सेट्रा विच डू नॉट ऑल्टर एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ऐसा आप हरकत कर रहे हो जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो चेंज ना हो जाए। जैसे मान लो केला है, ठीक है, तो एज इट इज जैसा वो नेचुरल है वैसा ही दिखे। ठीक है, उसका कटिंग ना करो, आप छिलका मत उड़ाओ, कुछ भी मत करो, जैसा नेचुरली है वैसा दिखे। रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड विद और विदाउट स्ट्रक्चरल इंसिडेंटल टू इट्स यूज। ठीक है, किसी को भी एग्रीकल्चर मशीनरी या वैकेंट लैंड देना खेती करने के लिए, वो भी आपके एग्रीकल्चर वाले
एक्टिविटी में काउंट होता है। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग एंड वेयरहाउसिंग, ठीक है। लोडिंग ट्रक में चढ़ाना, उतारना, पैकिंग करना सामान को, स्टोर करना, वेयरहाउसिंग करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड है जी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, सर्विसेज बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी और बोर्ड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये कमिटीज क्या करती है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है अपने एरिया में उसको पूरा कलेक्ट करके कलेक्टिव मार्केटिंग करते हैं उसको बेचने के लिए, सो दैट वो एफर्ट किसको ना करना पड़े, फार्मर को ना करना पड़े। तो ये जितनी भी सर्विसेज अपन ने पढ़ी एक बार आप नजर मारिएगा, इसके ऊपर एग्जाम्पशन है, लेकिन शर्त ये है कि सारी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से। एडिशनल पॉइंट ये ध्यान रखना है कि रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट, एक्सटेंशन सर्विस भी एग्जाम्प्ट है, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी ये जो मार्केटिंग सर्विसेज देता है, सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके लिए भी एग्जाम्पशन दी गई है। तो इसके ऊपर एक बार नजर मारिएगा, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। इसके रिलेटेड कोई भी पॉइंट अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको आप लिख सकते हो एग्जाम्प्ट थी, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़िएगा। अब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल, मतलब गाय से दूध निकालना एक्सेट्रा। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या दिया हुआ है, मतलब ये रहेगा कि ये वाली एक्टिविटी आपके एग्रीकल्चर में कवर नहीं होगी, तो मतलब एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। रियरिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस वाली जो एक्टिविटी है वो बहुत प्रीमियम एक्टिविटी है, वो किसी के लाइफ के लिए जरूरी है और वहाँ से कोई आपका एग्रीकल्चर या कोई डेयरी प्रोडक्ट मिलता भी नहीं है, ठीक है। फॉर फूड, अभी आप क्या चीज़ के लिए कर रहे हो, फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल सब निकाल रहे हो इनसे, तो इसको बोला जाएगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है मीन्स एनी प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर ऑन विच इधर या तो कोई प्रोसेसिंग ना की जाए या तो ऐसी प्रोसेसिंग की जाए जिससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक चेंज ना हो। अब ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है जैसे वो नेचुरली था वैसे ही हो, बस आप या तो स्टिकर लगा रहे हो, या तो ब्रांडिंग कर रहे हो, या तो पैकेजिंग कर रहे हो, या तो सुंदर कर रहे हो, सो दैट वो जल्दी से बिक जाए, बट उसका ओरिजिनल नेचर, शेप, साइज और टेस्ट को आप चेंज नहीं कर रहे हो, ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब ये होता है साइंटिफिक रिसर्च करके उसमें बहुत सारा कुछ कुछ करना और नॉलेज को वहां पे बांटना, एजुकेशन ट्रेनिंग देना, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन ऑन इंटरमीडिएट, मतलब बीच वाली प्रोसेसिंग प्रोडक्शन प्रोसेस कैरिंग आउट ऑन एन इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, ठीक है। जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, milling of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to cultivation of plant food, hence not eligible for exemption। पैडी को राइस में कन्वर्ट करना आपके एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री कंडीशनिंग, कच्चा वाले को पकाना, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत प्रीमियम जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं वो अगर कोई प्रीमियम शॉप में देखोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कच्चा लेके आएंगे उसको एक जगह पे पकाने का एक्टिविटी कर रहे हैं, या तो फिर प्री कूलिंग कोल्ड स्टोरेज में डाल रहे हैं, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है इसके ऊपर आपका एग्जाम्पशन है। खाने पीने की बात चल रही है, ठीक है। अगर भूख लग रही होगी तो ध्यान ही रखना, ज़्यादा इधर उधर मत भड़किएगा, ठीक है। सर्विसेज ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज ऑफ राइस, ठीक है। अब देखो राइस के बारे में अभी अपन ने एक चीज़ पढ़ा था कि जब आप रॉ राइस जो कि नेचुरली उगते उसको उसको पैडी बोलते हैं, उसको राइस में कन्वर्शन करोगे वहां पे एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा सर्विसेज रिलेटेड टू राइस में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एग्जेम्पशन है। लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, वेयरहाउसिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरेज करना, ठीक है। मतलब कोई बाहर वाला व्यक्ति अगर ये सर्विसेज दे रहा है इसके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है। वेयरहाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर हनी आ जाता है, बहुत सारे फ्लावर्स आ जाएंगे एक्सेट्रा, तो उसकी अगर वेयरहाउसिंग सर्विसेज कोई दे रहा है तो वहां पे भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल, खाली स्टोरेज सर्विस, ये सब कहाँ होता है भाई, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, और उसके अलावा आपके नॉर्मल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भी स्टोरेज वगैरह होते हैं बड़े बड़े। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का मतलब होता है काऊ, चिकन एक्सेट्रा, या बकरी बोल लो, इनका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब दवाई वगैरह दे के उनसे एक्स्ट्रा मिल्क प्रोड्यूस कराना, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कराना एक्सेट्रा, या मुर्गी को दवाई दे के एक्स्ट्रा अंडे निकलवाना, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आई वोट सजेस्ट ऑल दिस एक्टिविटीज, बट ये एग्जाम्प्ट है क्योंकि उससे क्या प्रोडक्शन बढ़ता है तो रेट्स कंट्रोल में रहते हैं, ऐसा
थ्योरी है। तो विद दैट अपना एग्रीकल्चर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी तक में देखो यार कोई भी डाउट रहेंगे ना तो प्लीज़ कमेंट में डाल के पूछ लेना एक बार। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर नोट्स दे दीजिएगा। तो नोट्स में ऐसा है यार कि अगर मैं आपको, आप चाहोगे तो मैं पहला दूसरा चैप्टर का आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट आप भी समझिएगा कि उसको फ्रीली पीडीएफ बांट देना मेरे पार्ट में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, अगर ये वाले नोट्स की मतलब एक बुक फॉर्म में आपको अगर चाहिए तो मैं आपको कुरियर कर सकता हूँ। आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, टेलीग्राम हैंडल पे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे ये चाहिए, तो मैं आपको कुरियर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। सो दैट आपको रिविजनरी वीडियो में और हेल्प हो जाएगी। और इसका कोई ज़्यादा कोई प्राइसेस नहीं रहेगा, कॉस्ट ऑलमोस्ट कॉस्ट बेसिस, मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लूंगा, बट एटलीस्ट कॉस्ट कवर करने तक की हेल्प रखिए। एकदम फ्री एक्सपेक्ट मत करिए, बट हाँ कॉस्ट बेसिस पे मैं आपको सेंड कर सकता हूँ अगर आप चाहोगे तो। अदरवाइज देखो, आपको आप स्क्रीन देख के भी आप पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं। इसकी नोटिंग करने की जरूरत आपको ऐसे इतनी आप नोटिंग नहीं कर पाओगे, बट स्टिल मजा आता है अगर फिजिकल कॉपी सामने हो। तो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए हो चाहे कलर चाहिए, आप बता दो कमेंट में। तो और टेलीग्राम का एक हैंडल दिया रहेगा, वहाँ पे आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको कुरियर कर सकता हूँ ये वाले नोट्स। ठीक है, नेक्स्ट मजेदार, लीगल सेक्टर। लीगल सेक्टर को गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है इसके अंदर। ठीक है, ब्रॉडली मैं आपको बता दूं, लीगल सेक्टर के अंदर 3-4 टाइप का होता है। ठीक है, तो एडवोकेट होता है, एक सीनियर एडवोकेट होगा और एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 3 कैटेगरीज होने वाली है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा कि अगर पर्सनल केसेस की बात हो रही है, ठीक है, पर्सनल केसेस, इंडिविजुअल केसेस, मतलब अदर देन फ्रॉम बिजनेस, तो वहां पे क्या होने वाला है कि अदर देन फ्रॉम बिजनेस के अंदर एग्जामिशन है। अब बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में भी स्मॉल बिजनेसमैन का केस होगा, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े बिजनेसेस की। ठीक है, तो बड़े बिजनेसेस के ऊपर जो केसेस लड़ेंगे, एडवोकेट सर्विसेज देंगे बड़े बिजनेसमैन वालों को, तो वो वैसे तो टैक्सेबल है, बट एडवोकेट नहीं पटाएगा। वो जो कंपनी जिसको सर्विसेज मिल रही है, बड़ा बिजनेस जो चला रहे रजिस्टर्ड व्यक्ति, वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे टैक्स पे करता है। ये लीगल सेक्टर की एनालिसिस है। ठीक है, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट और अ फर्म ऑफ एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट की बात कर रहे हैं पहले पॉइंट के अंदर। ठीक है, एनुअल टर्नओवर इज सच दैट बिजनेस इज नॉट रजिस्टर्ड तो एग्जाम्प्ट, अगर बिजनेस रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल है। नॉन बिजनेस एंटिटी पर्सनल एग्जाम्पशन, दूसरे एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विसेज दे रहा है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट को दे रहे हो, एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब देखिए सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट क्या होता है सर? जो एज में बड़ा होता है, नो। सीनियर एडवोकेट मतलब जिसको बार काउंसिल या कोर्ट ऐसा एक स्टेटस देते कि तुम सीनियर एडवोकेट हो, सामने वाला अप्लाई करता होगा और जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर देता होगा। तो यहाँ पे भी रजिस्टर्ड वाला है तो एग्जाम्प्ट, नॉट रजिस्टर्ड तो एग्जाम्प्ट, रजिस्टर्ड होगा तो टैक्सेबल। बिजनेस एंटिटी, नॉन बिजनेस एंटिटी पर्सनल केसेस में भी एग्जाम्प्ट रहेगा। बस ध्यान ये देना है कि एक सीनियर एडवोकेट दूसरे फर्म ऑफ एडवोकेट को अगर देगा सर्विसेज तो वहां पे टैक्सेबल हो जाएगा, गवर्नमेंट वाले केस में एग्जाम्प्ट। सिमिलरली आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मतलब क्या होता है कि कोर्ट में जाओ, उसके पहले छोटा कोर्ट होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। यहाँ पे निपटा दो कि देखो कोर्ट में जाओगे तो चीज़ें थोड़ी स्लो चलेंगी, बट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जाओगे तो चीज़ें थोड़ी आपके हिसाब से फास्ट हो सकती हैं। तो फास्ट तरीके से करने के लिए यहाँ पे लोग आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ आ रहा है, बस ये वाला पॉइंट नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये एग्जाम्प्ट हो गया। तो तीनों वैसे तो कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इंसानों का कैरी, सबसे पहले आप देखोगे रोड। रोड वाले केस में पहले आप देखिए बस। बस के अंदर अगर स्टेज कैरियज हुआ, मतलब एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट अगर जा रहा है, तो वो आपका एसी वाला टैक्सेबल, नॉन एसी एग्जेम्प्ट है। बेटा ट्रैवल के अंदर देखो, या तो टूरिज्म और एसी वाला पर्पस आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर आप सिटी में घूम रहे हो रेगुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए विदाउट एसी, तो वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो एसी की बात आ गई टैक्सेबल, टूरिज्म की बात आ गई तो टैक्सेबल। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट कैरियज। एसी बस टैक्सेबल, नॉन एसी बस टूरिज्म पर्पस टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन एसी बस नॉन टूरिज्म एग्जाम्प्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज मतलब भाड़े पे लेके जाते हो चीज़ों को, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट कैरिज हो गया। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखो बस वगैरह हो गई। अब बात करते हैं मीटर कैब, ऑटो रिक्शा, मोटर कैब्स। पुराना जमाना एग्जाम्प्ट, मीटर कैब या ऑटो रिक्शा। आज का जमाना ओला, उबर एक्सेट्रा, टैक्सी, मोबाइल टैक्सी, रेडियो टैक्सी टैक्सेबल हो जाएगा। रेलवे की बात करें तो जहाँ पे भी एसी डाल दोगे ना, वहाँ पे आपका टैक्सेबल होगा। फर्स्ट क्लास एसी कोच टैक्सेबल, अदर एग्जाम्प्ट। मेट्रो, मोनो, ट्राम में जो आप सिटी के अंदर चलते हो, ठीक है, डेली कन्वीनियंस के लिए, वो आपका एग्जाम्प्ट है। वाटर के अंदर इनलैंड वाटरवेज मतलब इनसाइड द कंट्री, वो आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आप वेसल की बात करो, ठीक है, वेसल का मतलब क्या होता है, शिप।
शिप में अगर टूरिज्म पर्पस टैक्सेबल है, रेगुलर ट्रैवल का पर्पस रहेगा एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो टूरिज्म और जहाँ पे भी एसी की भनक मिल जाएगी इन लोग को, वहाँ पे इन लोग टैक्सेबल करा दे रहे हैं। एयर में नॉर्मली टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी फ्लाइट या तो लैंड कर रही है या तो टेक ऑफ करेगी, कहाँ से, आपके सेवन सिस्टर, सिक्किम, बागडोगरा, वेस्ट बंगाल, ये आपके ऐसे एयरपोर्ट से जहाँ पे फ्लाइट का डेवलपमेंट करना है, तो वहाँ पे उन्होंने एग्जेम्प्ट रखा हुआ है जीएसटी से। ठीक है, क्योंकि एयर तो प्रीमियम हो गया ना जी। नेक्स्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अभी तक पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट की बात हुई थी, अपन गुड्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट का रोड से होता है, रेलवे से होता है, इनलैंड वाटरवे, एयर, वेसल, पाइपलाइन से होता है। ठीक है, तो अगर जीटीए आपका कुरियर वगैरह सर्विस है, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बस वाले, ट्रक वाले सॉरी, तो वहाँ पे आपका टैक्सेबल रहेगा। अदर रोड ट्रांसपोर्ट से एग्जेम्प्ट है। तो आप एक ऐसी एजेंसी से अगर ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हो जो कि ट्रक ऑपरेट करे पूरी एजेंसी फॉर्मेट में, वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा जी। ठीक है, तो रेलवे से आप कराओगे तो फुल्ली टैक्सेबल। इनलैंड वाटरवे को ये डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एग्जेम्पशन रखा हुआ है। और एयर और वेसल सब जगह देखो, आउटसाइड इंडिया टू कस्टम स्टेशन, तो एयर से करोगे तो एग्जेम्प्ट बहुत महंगा होता है, और अगर शिप से आएगा तो टैक्सेबल है। ठीक है, तो इंडिया से इंडिया में आ रहा है, इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, और एक कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन में जाओगे तो टैक्सेबल। तो मोस्टली यहाँ पे चीज़ें टैक्सेबल ही रहने वाली, इसमें एग्जेम्पशन बहुत कम है। पाइपलाइन से कराओगे तो भी टैक्सेबल है। ठीक, इफ फॉलोइंग गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय जीटीए, रेल और वेसल, देन एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आइटम्स के ऊपर आपका एग्जेम्पशन है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहले भी पढ़े थे, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्सेस, राइस एसेंशियल फॉर लाइफ, फूड का है। ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम, कहीं पे भी ड्रॉट, बाढ़ वगैरह आ जाएगा तो वहाँ के विक्टिम के लिए अगर कोई रिलीफ मटेरियल वगैरह है तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट है। डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन, ये आइटम्स अगर आप जीटीए में ट्रांसपोर्ट करोगे तो एग्जेम्पशन रहेगी। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर दिस आइटम्स को एक बार ध्यान से देख लो, ये जीटीए, वेसल और रेल के थ्रू अगर ट्रांसपोर्ट हुआ तो एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर जीटीए की सर्विस मिल जाएगी, जीटीए मतलब आपका गेम वाला जीटीए नहीं, ग्रांड थेफ्ट ऑटो की बात नहीं हो रही है, ये आपका गाड़ी की बात हो रही है, ट्रक की बात हो रही है। ठीक है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। नाउ सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, अब यहाँ पे देखो, आप बस ट्रक वगैरह हायर दोगे अपने जो स्टेट वाले हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट क्या सिटी बस चलाती है, तो उनको जो बस हायर में जाती है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपकी एक प्राइवेट एजेंसी है, आपके पास बहुत सारी बसेस है, वो आपने क्यों ली है, वो स्टेट गवर्नमेंट को आप किराए पे दोगे और वो चलाएगी, उसको खुद की नहीं खरीद रही है। ठीक है, तो वहां पे आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी 12 और मोर पैसेंजर्स, टू अ लोकल अथॉरिटी, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल दिया 12, तो 12 का बेंचमार्क रहेगा जी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी को घर दे दिया रेंट पे, लेकिन ध्यान दीजिएगा पर्पस क्या होना चाहिए, रेसिडेंशियल पर्पस होना चाहिए। जैसे मान लो घर दे दिया, सामने वाला कैफे चला रहा है, या घर दे दिया सामने वाला वहां पे सर्विस सेंटर चला रहा है, तो ये सारे केसेस टैक्सेबल में आएंगे। तो घर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो कंडीशन रहेगी यहाँ पे साइमल्टेनियस, घर हो और वो रहने के लिए यूज किया जाए किसी परिवार या किसी सोलो इंडिविजुअल के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे इस बारी नवंबर 23 के लिए एक इन्होंने एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन डाला है। क्लैरिफिकेशन क्या डाला है कि जैसे सपोज यहाँ पे क्या बोला है कि रेंटेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, इस रजिस्टर्ड पर्सन, अब यहाँ पे देखो, अगर किसी को रेंट, कोई एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है, ठीक है, और वो प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर का खुद के नाम से, खुद के नाम से क्या होता है, जीएसटी नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उसके पास एक घर है, ठीक है, और वो घर उसने क्या किया है, रेंट पे दे दिया है। ठीक है, और सामने वाला उसको रहने के लिए यूज करता है, एग्जेम्पशन में कवर्ड रहेगा। कुछ नहीं, क्लैरिफिकेशन है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए इसके ऊपर। ठीक है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ध्यान दीजिएगा, शुरू में लिखा क्या गया था कि यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ मनी का कोई भी कंसिडरेशन आपके सप्लाई वाले और गुड्स वाले डेफिनेशन में कवर किया गया था। कंसिडरेशन चार्ज फॉर यूज ऑफ मनी सर्विस की डेफिनेशन में कवर्ड है, सप्लाई में आएगा, वहां उसने टैक्सेबल रखा, बट अल्टीमेटली एग्जेम्पशन लिस्ट में आपको दिखाएगा अभी कि यहाँ पे एग्जेम्पशन दे देगा, मतलब इंटरेस्ट, यूज ऑफ मनी का जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर जीएसटी एज सच नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एग्जेम्पशन लिस्ट में कवर्ड है। ठीक, तो एग्जेम्पशन के अंदर 27 नंबर ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाएगा, कंसिडरेशन विच इज इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग फॉर एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन या एडवांस। ठीक है, और
सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमॉन्ग्स्ट बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक फॉरेन करेंसी ट्रांसफर हो रहा है, या बिटवीन डीलर्स, ठीक है, फॉरेन करेंसी डीलर्स के बीच में, या अमॉन्ग्स्ट बैंक्स और डीलर, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एक साइड इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो गया, दूसरे साइड फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर, B2B ट्रांसफर, ठीक है, मतलब बैंक टू बैंक, डीलर टू डीलर, या बिटवीन बैंक एंड द डीलर, तो ये ट्रांसफर आपके एग्जाम्प्ट रहेंगे, ठीक है। बट अगर फॉरेन एक्सचेंज कस्टमर खरीदेगा तो वहां पे GST लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल अदर सर्विसेज ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC आर टैक्सेबल। खाली लोन वाली जो सर्विसेज है ना वो एग्जाम्प्ट है। अब उसके अलावा बहुत सारी सर्विस देते हैं, जैसे कलेक्शन सर्विस, ये सर्विस, डोर स्टेप सर्विस, एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज है, इसके ऊपर GST चार्ज होता है। तो बैंक सिर्फ जो पैसा देता है ना लोन में, उसके ऊपर जो ब्याज कलेक्ट कर रहा है, सिर्फ वहीं पे एग्जाम्पशन है। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, क्रेडिट कार्ड अलग सर्विस हो गई, वो आपका नॉर्मल लोन नहीं हुआ, ठीक। सर्विसेज बाय वे ऑफ एन एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड, अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। आप देखो, कभी भी आप क्रेडिट कार्ड देखिएगा, वहां पे वीजा, मास्टर कार्ड, ये वो सब लिखा रहता है, ठीक है। तो उसमें जो एक एक्वायरिंग बैंक होती है, ठीक, मेन बैंक, उसकी अगर सर्विसेज जो, अब देखो सर्विसेज उसमें 4-5 पार्टियां इन्वॉल्व है वो पूरे ट्रांजैक्शन में। जब भी आप क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस करते हो तो वहां पे 4-5 पार्टियां इन्वॉल्व है, पेमेंट गेटवे इन्वॉल्व है। तो उसमें जो एक्वायरिंग बैंक है, ठीक है, जो मेन बैंक है जिसको चीजें मिल रही है, तो वो सर्विसेज दे रहा है, उसका 2000 तक का जो ट्रांजेक्शन है वहां तक उसका एग्जेम्पशन कवर्ड है, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना में, जितने भी, देखो जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना ओपन की थी, उस समय देखो उस उनके जितने भी होल्डर्स है उसको कोई भी सर्विसेज दे दो वो आप एग्जेम्पशन में रहेगा, ठीक। तो ये आपकी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज हो गई। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन को आप 3-4 पार्ट में बांट सकते हो, एक आपका स्कूल होता है, एक कॉलेज होता है, और एक्स्ट्रा उसमें आंगनबाड़ी वगैरह आ जाएगा, और उसके अलावा वोकेशनल कोर्स आ जाएंगे। फिर एक और आपका एडिशनल पॉइंट आएगा इसमें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज का। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। अब देखिए, पहली बार अभी तक जितने भी अपन ने एग्जामिशन की बात की थी वो आउटपुट की बात की थी, ठीक है। आउटपुट का मतलब होता है लीगल टू लीगल, ठीक है। अब हाँ, एक बेहतरीन पॉइंट ध्यान में आ रहा है आप लोगों को बताने का, कि जैसे सपोज कि अपन ने बात किया कि लीगल सर्विस एग्जेम्प्ट है, ठीक है, लीगल सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट पर्सनल के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है, लीगल सर्विस शब्द देखते हो तुरंत एक्टिवेट, एग्जामिशन में पढ़ा तो चलो एग्जामिशन लो। अरे भाई ये तो देखो कि लीगल सर्विस आउटपुट है कि लीगल सर्विस वाले को इनपुट है। जैसे सपोज क्वेश्चन में दिया जाए कि क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू लीगल सर्विस प्रोवाइडर, तो आपने लीगल शब्द पर एग्जाम्पल दे दिया। ऐसा नहीं होता यार, लीगल सर्विस मतलब एडवोकेट, एडवोकेट जो सर्विसेज दे रहा है सामने कस्टमर को वो एग्जाम्प्ट है। बट क्लीनिंग सर्विस अगर एडवोकेट को मिल रही है तो सिर्फ एडवोकेट या लीगल सर्विस शब्द देख के एग्जाम्पशन मत दे देना जी, ठीक है, दोनों में फर्क है। तो जितनी भी अपन ने ऊपर अभी तक जितने भी सर्विसेज और गुड्स की बात की वो आपका आउटपुट वाले में है, उसको जो इनपुट मिलेगा उसमें नहीं है। बट एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पे कुछ ऐसी सर्विसेज है जो दूसरा व्यक्ति अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी दे रहा है वहां पे भी एग्जाम्पशन है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, इनपुट आउटपुट का डिफरेंस समझ लीजिएगा। और इसमें और कोई डाउट आ रहा होगा तो कमेंट में पूछिए। तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, केटरिंग सर्विस, सिक्योरिटी, क्लीनिंग और हाउस कीपिंग सर्विस अगर मिल रही है स्कूल वालों को, ठीक है, एग्जेम्प्ट इफ ओनली प्रोवाइडेड टू स्कूल, सिर्फ स्कूल, कॉलेज नहीं बेटा, नॉट कॉलेज, ओनली स्कूल, नॉट कॉलेज, ओनली एंड ओनली स्कूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एज जर्नल और पीरियोडिकल्स, ठीक, ये आपके कॉलेज वाला पॉइंट आ रहा है। कॉलेज के केस में देखो, रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को जरूरी होता है ऑनलाइन पीरियोडिकल्स और जर्नल्स, मतलब वो मैगजीन्स वगैरह। तो एग्जेम्प्ट इफ प्रोवाइडेड टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जेम्प्ट इफ
प्रोवाइडेड टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर अभी इस बार क्लैरिफिकेशन आया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एडमिशन सर्विस वगैरह देगी उसके ऊपर एग्जाम्पशन है। ठीक, सर्विसेज सप्लाइड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी। एनी सर्विस सप्लाइड बाय सच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ, जैसे कि एजुकेशन फी, लैब चार्ज, लैब चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक, सर्विस बाय वे ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन अगेंस्ट एंट्रेंस फीस, टैक्सेबिलिटी, एनी सर्विस अप्लाई टू एनी पर्सन अदर देन स्टूडेंट, फैकल्टी, किसी और को अगर ये लोग ये जो सर्विसेज देंगे तो वहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। सिर्फ किसको किसको एग्जाम्प्ट है? स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ। स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को सिर्फ ये सर्विसेज मिलेगी, वो आपकी एग्जाम्पशन रहेगा। ठीक, अगर बाहर वालों को आपने ऑडिटोरियम किराए पे दे दिया किसी सेमिनार वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपका टैक्सेबल रहेगा। प्लेसमेंट सर्विसेज दे रहे हो कॉरपोरेट्स को, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रेंचाइजी फीस टू वेरियस फ्रेंचाइजीज वाला टैक्सेबल पार्ट रहेगा। प्लेसमेंट सर्विस मतलब जानते हो कॉलेज वगैरह में क्या होता है कि बाहर वाले आते हैं, बच्चों को प्लेसमेंट वगैरह देते हैं, तो प्लेसमेंट सर्विसेज वहाँ पे मिल रही होती हैं। नेक्स्ट कुछ सर्कुलर्स है। मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब वो जहाज वहाज को लेके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स रहता है वो भी इसके अंदर कवर्ड रहेगा। आंगनवाड़ी जो गवर्नमेंट वगैरह गांव में चलाती है जिसमें फूड वगैरह भी मिलता है वो सब इसके अंदर कवर्ड रहेगा जी। फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन आर इशूड। ठीक है, अब देखिए, कंडक्टिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस एग्जाम्प्ट है। इनपुट सर्विस टेकन फॉर कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम एग्जाम्प्ट रहेगा। accreditation of educational institution professional so as to authorize them to provide their services is taxable। accreditation का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने ISO सर्टिफिकेशन वगैरह लिया तो वहाँ सब चीज़ों पे आपको टैक्सेबल रहेगा। या तो CBSE किसी को accreditation दे दे कि ये बहुत बढ़िया है, या ICSE वाले दे दे कि ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, सब कुछ कंप्लाइंट है, तो वहाँ पे भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, म्यूजियम एक्सेट्रा। ठीक है, अभी पूरे मौज मजे की बात करेंगे इसके अंदर। मतलब देखो सिंपल, इसमें एक वन शॉट बता रहा हूँ आपको। पुराने जमाने के जो मजे थे ना, सर्कस वर्कस ये वो, गाना वाना सुनना, फोक सिंगर, कथक डांस, ये वो चीज़ें, मतलब पुराने जमाने का सर्कस ये सब चीज़ें, तो वो सब आपका एग्जाम्प्ट है। और नए जमाने का इसमें कोई एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है। OTT फोटीटी सब कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो पुराने जमाने वाला देखते हैं। सबसे पहले देखो, सर्विसेज परफॉर्म बाय आर्टिस्ट, फोक और क्लासिकल फॉर्म होना चाहिए, मॉडर्न फॉर्म नहीं चलेगा, फोक और क्लासिकल फॉर्म चलेगा। फॉर म्यूजिक, डांस और थिएटर परफॉर्मेंस, और जो आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट मतलब जो मेन परफॉर्मर, उसका कंसिडरेशन 1.5 लाख रुपए से इक्वल या कम होना चाहिए, उसको एक्सीड नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पशन है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड एम्बेसडर की सर्विसेज रहेगी तो वहां पे एंडोर्समेंट वाली सर्विसेज पे टैक्सेबिलिटी रहेगी। तो मतलब उसको ये पुराने जमाने वाले परफॉर्मेंस देने पड़ेंगे और 1.5 लाख से कम उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट सर्विसेज एडमिशन। अब देखो यहाँ पे डांसर की बात चल रही थी या म्यूजिकल वाले की बात चल रही थी, अब ये बात हो रही है कि घुसना। एडमिशन का मतलब होता है टिकट लेके कहीं पे घुसना। ठीक, तो सबसे पहले देखो, अगर एंटरटेनमेंट इवेंट है तो उसमें सर्कस, डांस, थिएटिकल परफॉर्मेंस, अवार्ड फंक्शन, कंसर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, नॉन रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट, प्लानिटेरियम वगैरह होते हैं शहर में, जिसकी टिकट, ठीक है, टिकट की कॉस्ट 500 से कम हो, वहां पे आपका एग्जाम्पशन है 500 से कम वाली टिकट के ऊपर। नेक्स्ट, मॉन्यूमेंट, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, ताजमहल, कुतुब मीनार एक्सेट्रा, जू, म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, इसके कंसिडरेशन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ताजमहल कितना भी कंसिडरेशन हो कोई लिमिट नहीं है। जू, म्यूजिक, जू, नेशनल पार्क वगैरह का कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट कहाँ पे दी गई है? सर्कस डांस वगैरह में, अवार्ड फंक्शन वगैरह में, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट में, प्लानिटेरियम में 500 रुपए की टिकट की लिमिट है। ऊपर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और म्यूजियम, जू वगैरह दिया हुआ है वहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगी। नेक्स्ट आपका रहेगा ट्रेनिंग और कोचिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटी। ठीक है, ट्रेनिंग या कोचिंग देना किसको? आर्ट वाले में, कल्चर वाले में ट्रेनिंग या कोचिंग क्लासेस चलाना। ठीक है, किसी को ट्रेन करना कि भाई आजा म्यूजिक सिखाता हूँ तेरे को, ठीक है, डांस सिखाता हूँ या स्पोर्ट्स सिखाते हैं, वहां पे आपका एग्जाम्पशन रहेगा। लेकिन स्पोर्ट्स कौन सिखाएगा? चैरिटेबल एंटिटी रहेगी तो ही एग्जाम्पशन है। प्राइवेट एकेडमी है, बैंकर पैसा खाते हैं लोग, तो वहां पे नहीं रहेगा एग्जाम्पशन। ठीक, अब छोटे छोटे पॉइंट्स है, मेन जो एग्जाम्पशन लिस्ट है ना वो कवर हो चुकी है। अब छोटे छोटे पॉइंट्स है, फटाफट भगा के खत्म करते हैं। ठीक है, एक्सेस टू रोल और
रोड और ब्रिज बाय पेमेंट ऑफ टोल, टोल कलेक्शन के ऊपर जीएसटी नहीं रहेगा, एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड है। एन्युटी वाला पहले एक पॉइंट हुआ करता था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस अटेम्प्ट से इन्होंने हटा दिया है। तो सिंपल है, टोल अगर पे करके वहां से निकलोगे तो वहां पे आपका एग्जाम्पशन रहेगा। नेक्स्ट, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन इन इंडिया, सर्विसेज जो दे रहे हैं उसको एग्जाम्पशन इसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये फ्रेंडली रिलेशन खराब करेंगे। ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन क्या होते हैं सर? फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन का मतलब ये होता है कि जो बाहर के एम्बेसडर बैठे हैं, मतलब अमेरिका का एम्बेसडर इंडिया में बैठा हुआ है, या लंदन का जो एम्बेसडर बैठे हुए हैं यहाँ पे, या किसी और कंट्री के एम्बेसडर बैठे हैं, उनको बोलते हैं फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। तो वो डिप्लोमेट्स है, तो वो लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वीजा बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, राजदूत मतलब कोऑर्डिनेशन करेगा, उन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट रखना ही पड़ेगा। आप टैक्सेबल नहीं कर सकते, नहीं तो अगला नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो रही है। ठीक, तो ये फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन गवर्नमेंट की एक्सटेंशन होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, ठीक है, जहां से आप जाके वीजा वगैरह लेते हो। बट अगर कोई फॉरेन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी ऑफिस अगर सर्विस प्रोवाइड करेगी तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू बीई, बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है, वो आपकी एग्जाम्प्ट रहेगी। किस किस केस में देखिएगा, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। जब भी गवर्नमेंट की बात की जाए, आप ध्यान दीजिएगा, चारों गवर्नमेंट इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और आपकी यूनियन टेरिटरी वाले गवर्नमेंट, और इसके अलावा लोकल अथॉरिटी, मतलब जो आपके शहर में नगर निगम वगैरह होते हैं ना, जो शहर का साफ सफाई एक्सेट्रा, रोड वोड बनवाते हैं, शहर के अंदर में नाली बनाते हैं एक्सेट्रा, उन लोग इसके अंदर कवर्ड है। पंचायत वगैरह भी कवर्ड हो जाएंगे। ठीक, एक्सक्लूडिंग द फॉलोइंग सर्विस, मतलब ये वाली जो फॉलोइंग सर्विसेज है ये आपकी टैक्सेबल रहेगी। ठीक है, अब देखो क्या क्या सर्विसेज है जो पोस्ट डिपार्टमेंट दे रहा है वो, और गवर्नमेंट दे रही है एयरक्राफ्ट और वेसल को वहां पे इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट एंड वेसल आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट में जो सर्विसेज मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड और पैसेंजर सर्विस, एनी अदर सर्विस, एनी सर्विस अदर देन सर्विसेज कवर्ड अंडर ए टू सी अबाउट प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटीज। ठीक, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ, अब ये अलग से एक एंट्री जहां पे पोस्ट डिपार्टमेंट का कौन सा सर्विस एग्जाम्प्ट है, पोस्ट कार्ड लेना, इंग्लैंड लेटर बुक पोस्ट भेजना, ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना जहां पे 10 ग्राम से कम हो, ये आपका एग्जाम्प्ट है, मतलब वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर पोस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है तो। ठीक है, तो ऊपर देखिएगा, सर्विस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, जो भी सर्विसेज दे। देखो पहले तो ऊपर की जो 3 सर्विसेज है ए, बी और सी, पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस, दूसरा एयरक्राफ्ट वेसल से रिलेटेड सर्विस में, और सी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विस में, ये आपके हमेशा टैक्सेबल रहेंगे, ये एग्जाम्पशन लिस्ट में कवर्ड नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी सर्विस अगर बिजनेस एंटिटी को दिया जाएगा तो भी टैक्सेबल रहेगा, चारों को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी एक्सेप्ट रहेगी। मतलब एबीसी पॉइंट चाहे किसी को भी दो टैक्सेबल, और इसके अलावा बाकी सर्विस अगर अदर व्यक्ति को दे रहे हो पर्सनल रीजंस के कारण तो वो आपके एग्जाम्प्ट है, और नीचे बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो तो वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एबीसी किसी को भी दो टैक्सेबल, और जो उसके अलावा सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया तो टैक्सेबल, बाकियों को दिया तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट इज टर्नओवर वैल्यू बेस्ड services provided by government local authority to business entity where its aggregate turnover less than such amount, जिससे कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाला है, उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो आपके एग्जाम्प्ट रहेंगे। लेकिन जो ऊपर ए टू सी की बात हो रही थी ना, वो तो सभी को टैक्सेबल थे, तो इसको भी टैक्सेबल रहेगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने रेंट में ले लिया तो वो भी आपका टैक्सेबल रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज, जीएसटी का मतलब रहेगा ग्रॉस अमाउंट चार्ज, मतलब ऊपरी ऊपरी जो अमाउंट चार्ज करेगा पर इनवॉइस डज नॉट एक्सीड 5000 इन केस वेयर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, द लिमिट इज 5000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो 5000 तक की सर्विस अगर रहेगी गवर्नमेंट की तो वो एग्जाम्पशन में कवर रहेगी, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखो यार इसमें टैक्स लेने का कोई सेंस भी नहीं है। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन बेस्ड सर्विस, गवर्नमेंट बहुत सारे सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा इशू करती है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर भी एग्जाम्पशन रहेगा, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, वीज़ा, ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड में रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, टेस्टिंग सर्विस, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक फॉर द प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर, कंज्यूमर और पब्लिक एट लार्ज, ये सारी सर्विसेज आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक।
चलिए अदर सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। असाइनमेंट ऑफ राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। नेचुरल रिसोर्स मतलब जमीन वमीन दे दे एक्सेट्रा, तो वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी अगेंस्ट कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ ग्रांट टू अनदर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ये आपके एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को ग्रांट दे रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल अथॉरिटी, वो सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय गवर्नमेंट एंटिटी। ओल्ड एज होम यार मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, बुजुर्गों को रख रही है, तो वहां पे अगर आपका कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ से अंदर रहेगा वो आपका एग्जाम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी टू अनदर गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है। फाइन्स और लिक्विडेटेड डैमेजेस फॉर टॉलरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसी को भी रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया, अब वो क्या कर रहा है, वो बीच में तोड़ दे रहा है, मतलब वो बोल रहा है मैं रोड नहीं बनाऊंगा जी, क्या कर लोगे, तो गवर्नमेंट ने बोले कि बेटा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा मत, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है कि अगर तू नहीं बनाएगा तो हमको लिक्विडेटेड डैमेज या फाइन चाहिए, पेनाल्टी ठोकेंगे तेरे ऊपर। तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, फाइन मिल रही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस फॉर इंस्पेक्शन ऑफ इंपोर्ट कंटेनर बाय कस्टम ऑफिसर। कभी भी कस्टम ऑफिसर इंपोर्ट कंटेनर को अगर चेक वेक करेगा तो वहाँ पे मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, यहाँ पे भी एग्जेम्पशन है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ आरटीआई, आरटीआई जानते हो, पैसा देकर कोई भी कागज गवर्नमेंट से निकाल सकते हो, वहाँ पे भी एग्जेम्पशन है। अब देखो अभी तक जो बात हो रही थी वो क्या बात हो रही थी, गवर्नमेंट जो सर्विसेज दे रही है। अब ये बात होगी अगला, देखो टू लाल में लिखा हुआ है, मतलब देखो इनपुट सर्विस की बात हो रही है, दूसरे व्यक्ति लोग गवर्नमेंट को सर्विस देनी है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में था ना, केटरिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिल रही थी, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट दिमाग में डाल देना कंफ्यूजन, अब वही करके हो गया एग्जाम में कि गवर्नमेंट सब पढ़ के वो एग्जामिशन नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये है कि जिस सर्विस या गुड्स की बात हो रही है वो आउटपुट जा रही हो, ठीक है, दुकान वाला शॉपकीपर दे रहा हो या गवर्नमेंट दे रही हो, ठीक है, बट एक्सक्लूसिवली दो जगह ऐसा मेंशन किया हुआ है, इट इज मेंशन लाइक दैट कि इनपुट सर्विसेज टेकन बाय गवर्नमेंट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर आल्सो एग्जाम, मतलब दूसरा व्यक्ति जब इनको दे रहा होगा तो वो आपका एग्जाम्शन लिस्ट में कवर हो जाएगा। ठीक, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप मतलब जो राशन शॉप से यू परचेज राइस राशन एक्सेट्रा, वो वाली बात है। सर्विसेज फॉर फंक्शन एंड ट्रस्ट अंडर आर्टिकल 234G एंड 243W, पंचायत की बात कर रही है। ठीक है, इंश्योरेंस स्कीम वेयर टोटल प्रीमियम इज पेड बाय गवर्नमेंट, किसी को प्रीमियम पे कर रही है, तो ट्रेनिंग प्रोग्राम गवर्नमेंट ले रही है किसी से, जहाँ पे 75% जो खर्चा है वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी। गवर्नमेंट अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रही है बाय एयर, जहाँ पे भी आपका बोर्डिंग टर्मिनेशन एट अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, एयरपोर्ट अवेल द कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ वाइबिलिटी गैप फंडिंग। बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट थे, वो जो सिक्किम वगैरह की बात हो रही थी, वहाँ पे वाइबिलिटी नहीं आ रही थी एयरपोर्ट वगैरह ऑपरेट करने की, तो गवर्नमेंट ने बोला तुम चलाओ ना यार, तुम्हारा जो लॉस हो रहा है वो हम भरेंगे, जिसको बोला जाएगा वाइबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट सर्विसेज टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी, जो वो 243G या आर्टिकल के हिसाब से करती है कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब पंचायत वगैरह की एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स सेक्टर के एग्जामिशन। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय पहला इंडिविजुअल, दूसरा प्लेयर रेफरी। अब देखो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट बॉडी के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, आपका बीसीसीआई आ जाएगा, लेकिन आईपीएल नहीं आएगा। वैसे इंडियन हॉकी टीम, ये जितने भी लोग ये रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है, इनको जो प्लेयर सर्विसेज देते हैं वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो रेफरी को बुलाते हैं, रेफरी की सर्विसेज मिलती है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोच अंपायर एक्सेट्रा सब एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी दूसरे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को भी देते सर्विसेज, वो भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। मतलब प्लेयर जो सर्विस दे रहे हैं ये सब चीजें एग्जाम्प्ट है, लेकिन किसको दे रहे हो, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को दे रहे हो, ये नहीं कि आईपीएल वालों को दे रहे हो। आईपीएल एक प्राइवेट इवेंट है, वो रिकॉग्नाइज मतलब इवेंट के अंदर नहीं आता है। पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप ऑफ सर्टेन स्पोर्ट्स इवेंट, सर्टेन स्पोर्ट्स इवेंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट फीफा वाला ये जब जितना भी था ना इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये फीफा वाला खत्म हो चुका है जी। नेक्स्ट अदर एग्जाम्शन। अब देखो अदर एग्जाम्शन में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ईएसआईसी, जानते हो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये बहुत सारी एम्प्लॉयज की स्कीम है पब्लिक एट लार्ज में, तो ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्प्ट है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड एग्जाम, नेशनल पेंशन सिस्टम एम्प्लॉयज के लिए क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे वो लोग हर महीने पैसा डिडक्ट करके डालते हैं, और वो फ्यूचर में जब रिटायरमेंट का एक कॉर्पस कैपिटल डेवलप हो रहा होता है, ये सब सर्विसेज इन लोग जो दे रहे हैं वो एग्जाम्प्ट रहेगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल सेंटर, पढ़ लीजिए इसको, फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट
एंड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फार्मर वेलफेयर, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जी। नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर एनी पेंशन स्कीम, पेंशन शब्द है एग्जेम्पशन, ठीक है। मजेदार पॉइंट नंबर 41, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, व्हाट इज इट्स रोल, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन डू। एनी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, इंडस्ट्री को डेवलप करना, टू प्रमोट एंड डेवलप द इंडस्ट्री, एंड टू प्रमोट एंड डेवलप द इंडस्ट्री इट इज एसेंशियल टू अलॉट लैंड्स टू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इज द लैंड, ठीक है। तो जो ये स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है आर इन फैक्ट लैंड बैंक्स, मतलब दे होल्ड लॉट्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड, जो वो लीज बेसिस पे अलॉट करते हैं इंडस्ट्री वालों को, फैक्ट्री वालों को, ये उनका काम होता है। तो जब वो अलॉट करते हैं लीज पे, तो पहले वो अपफ्रंट एक प्रीमियम चार्ज करते हैं, उस प्रीमियम की बात करेगा। बाय वे ऑफ ग्रांटिंग ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ 30 years और मोर of industrial plot or plot for development of infrastructure for financial business provided by state government industrial development corporation, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज exempt, अटल पेंशन योजना exempt, मतलब अटल पेंशन योजना पहले से एक स्कीम चलती जहां पे आप पैसा डालते जाओ जब तक आपकी कमाने की एज है, till your earning age, and then afterwards when your earning age is over, then you get the money in the form of pension, that is atal pension योजना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अंडर SDI स्कीम, ट्रेनिंग सर्विस अंडर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंक्यूबेटी, इट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप, ठीक है। स्टार्टअप के केस में क्या होता है, इंक्यूबेटी मतलब जैसे वो शार्क टैंक के जज होते हैं, वो इंक्यूबेटर और वो सब चीजें होता है, तो ये आपके इंक्यूबेटर, इट इज रिलेटेड टू स्टार्टअप। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, वैसे तो देखो ज़्यादा कुछ आपको इसमें एग्जेम्पशन मिलने वाला है नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी का था ये, तो इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस पर एग्जेम्पशन है। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ओरिजिनल वर्क टू सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, अगर आपने एक सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट कंस्ट्रक्शन करवाया खुद के रहने के लिए, वहां पे आपका GST नहीं लगता है। सप्लाई ऑफ टेम्पररी डेवलपमेंट राइट FSI लॉन्ग टर्म लीज प्रीमियम, वहां पे भी आपका एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट, एग्जेम्पशन इन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस स्कीम, सर्विसेज बाय इंक्यूबेटी, तो ये सब चीजें आपकी एग्जेम्प्ट है। ये रिपीट हो रहा है पॉइंट, इसको डिलीट कर देते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ री इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस का मतलब समझते हो आपने सी इंटर में पढ़ा होगा, जब आप इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग पढ़ रहे होगे तब, ठीक है। तो री इंश्योरेंस आपका मतलब होता है एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का जो बिजनेस उठा हुआ है उसका रिस्क शेयर करके पैसा ले ले, तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ग्रुप इंश्योरेंस फंड्स टू देयर मेंबर्स अंडर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, CAPF बोलते हैं, CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसको अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस मिल रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न, मतलब चलते हुए बिजनेस को किसी और को बेच देने के ऊपर GST नहीं लगेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एक्सिबिशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया वाला व्यक्ति बाहर जाके एग्जीबिशन कर रहा है, अच्छी बात करो, इसमें हम GST नहीं लेंगे। एंट्री नंबर 77 जबरदस्त एंट्री है, ये सोसाइटी के बारे में है। सोसाइटी के अंदर जो ट्रस्ट बनता है और वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देता है उसके बारे में रहेगा। सोसाइटी में क्या होता है, आप कहानी समझ लीजिएगा पहले, ठीक है। सोसाइटी का एक एसोसिएशन होता है, ठीक है, जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उसका एक रेसिडेंट, RWA बोलते हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अब इसका काम क्या है, पानी टंकी ये वो चीज़ें देखना, मेंटेनेंस देखना, और कॉमन बेसिस पे चाहे तो गुड्स सर्विस ले सकता है, लिफ्ट मेंटेनेंस सर्विस, गार्ड सर्विस एक्सेट्रा ले सकते हैं। उसके अलावा बोलेंगे कि चलो आम आ रहा है, आम का सीजन, हम यहाँ पे 100 किलो मंगवा रहे हैं एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज देते हैं रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन वाले। इसके ऊपर पढ़ते हैं, चलिए। सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या रजिस्टर्ड नॉट प्रॉफिट एंटिटी टू इट्स मेंबर्स बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ चार्जेस या तो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एग्जेम्पशन अमाउंट कहाँ रहेगा कि अगर 7500 पर मंथ अगर आप चार्ज कर रहे हो अपने मेंबर्स से तो वहाँ पे एग्जेम्पशन है, लेकिन ज़्यादा चार्ज कर रहे होगे तो वहाँ पे आपकी एक प्रीमियम सोसाइटी हो जाएगी और बिल्डर वहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा
तो वहाँ पे आपका एग्जेम्पशन नहीं रहेगा, टैक्सेबिलिटी रहेगी। मतलब एसोसिएशन अपने मेंबर से जो भी फ्लैट में रहते हैं या जो घरों में रहते हैं उनसे 7500 रुपीज़ चार्ज करें, जिसमें लिफ्ट विफ्ट ये वो मेंटेनेंस गार्ड वार्ड सब आ जाए, तो उस केस में आपका एग्जेम्पशन रहेगा। नेक्स्ट इंटरमीडिएट सर्विस, ये आपकी ज़्यादा कुछ नहीं है, इग्नोर करिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटरमीडियरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब ब्रोकर्स एजेंट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट सर्विसेज रिकॉग्नाइज बाय बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंस काउंसिल, ठीक है, ये अगर काउंसिल कोई भी सर्विस दे रहा है एग्जाम्प्ट है। अभी इतना सारा ना आपको एकदम ऐसा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। जो शुरू में अपन ने सेक्टर वाइज चीजें पढ़ी थी ना, वो आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी। ये आपको बस अपने नजरों से 2-3 बार निकालना है कि अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको वो दिमाग में पॉइंट क्लिक कर देगा, हाँ यार मैंने ये पढ़ा था, इसको मैं एग्जाम्शन दे देता हूँ। अब ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेस वाला, बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, न्यूज की बात कर रहे हैं। पब्लिक लाइब्रेरी की सर्विस एग्जाम्प्ट रहेगी। पब्लिक सर्विसेज बाय वे ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरी, ये भी एग्जाम, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे आपका वो शौचालय वगैरह होते हैं, वहां जाते हो तो वहां पे 5 रुपए लेता है, वो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पशन, एग्जेम्प्टिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान। अब ये क्या चीज सर, देखो छोटी सी कहानी है। हमारा जो इंडिया है उसके तीनों साइड आपके सी रूट मिलता है। ऊपर में जो नेपाल और भूटान है, ये हमारे अच्छे दोस्त है, उनके पास सी नहीं है, तो उनको जो सामान मंगवाना होता है तो वो इंडिया में मंगवाते हैं। वो बोलते देख भाई इंडिया, तो हमारा दोस्त है, तेरे पास सी है ना, वहां पे हमारा माल उतरेगा, वहां से आप ट्रक में चढ़ाना, ट्रक से हमारे नेपाल और भूटान भेज देना। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट कार्गो। शिप से सामान उतरा किसका, हमारा नहीं, नेपाल का सामान है, ठीक है। तो नेपाल का सामान इंडियन शिप में उतरा, शिप में, शिप से ट्रक में चढ़ेगा, ट्रक से वहां जो जा रहा है वो उसको ट्रांजिट कार्गो बोलते हैं जी, ठीक है। तो वो सर्विसेज पे भी अगर हम दोस्ती के हिसाब से जीएसटी नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इज टूर ऑपरेटर सर्विस, टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म पार्टली इन इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया, सप्लाइड बाय अ टूर ऑपरेटर टू अ फॉरेन टूरिस्ट। इंपॉर्टेंट बात, इंडियन टूरिस्ट नहीं है। देखो अगर इंडिया का टूर ऑपरेटर है और वो फॉरेन टूरिस्ट को अगर सर्विसेज दे रहा है, भैया मजेदार चीज है ना, ऑलमोस्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा आएगा, मजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्प्ट टूर ऑपरेटिंग सर्विस, लेकिन किसको, खाली फॉरेन टूरिस्ट को ध्यान दीजिएगा, इंडियन टूरिस्ट को एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा, ठीक है। विद दैट अपने सारे इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट एग्जाम्पशन के कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान क्या रखनी है, जब तक एक्सक्लूसिवली मेंशन ना किया जाए तब तक जितने भी आपने गुड्स और सर्विस में एग्जाम्पशन देखे वो आउटपुट वाली सर्विसेज थी, मतलब दे रहे हो। लेकिन ले रहे हो वाले मतलब इनपुट सर्विसेज दो जगह थी, एक एजुकेशन स्कूल वाले में था और दूसरा गवर्नमेंट वाले में था। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है। तो एग्जाम्पशन का वीडियो आप अगर 2-3 बार देख लोगे एग्जाम के पहले, तो इसके अलावा आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आपका निपट जाएगा। तो इस पे आप अलग से टाइम वेस्ट ना करिएगा। तो आई होप आपको एग्जाम्पशन का रिवीजन बहुत पसंद आया होगा और नोट्स पे भी मैंने बहुत मेहनत की है। तो अगर हो सके और आपके फ्रेंड्स को नीड हो तो प्लीज़ उनसे शेयर करिए, सो दैट मेरी भी हेल्प हो, उनकी भी हेल्प हो। विद दैट बाय एवरीवन, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, ठीक है। और अगले रिवीजन वीडियो में आते रहिएगा, मिलते हैं। कोई भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, इंटरेक्शन खुला है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, पर्सनली वहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, आइए मजा करेंगे। और हाँ देखो, सीए फाइनल की जब आप पढ़ाई में रहते हो, मुझे भी अपने दिन याद आते हैं, बहुत ज़्यादा ही एनजाइटी का लेवल बढ़ता है। तो उसके लिए आप बेसिक एक्सरसाइज कर सकते हो, ढंग की डाइट लीजिए, कचरा मत डालिए, जंक मत डालिए अपने अंदर, टाइम मैनेज करिए बढ़िया से। ये टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। देखो फिनिश लाइन यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, फिनिश लाइन इज लाइक दिस, ठीक है। इसके बियॉन्ड आप सीए बन रहे होगे और इसके अंदर पहले अगर आप रह गए तो आपको रिग्रेट रहेगा। तो अभी जो है ना, बेस्ट एफर्ट देना है। रिलेशन से दूर रहिए अभी, ठीक है। दूर रहने का मतलब, अगर देखो या तो नहीं है तो किसी के पीछे मत भागो, वन साइडेड वाले को तो कोई इज्जत नहीं रहेगी, फ्रेंडशिप वाले जोन वाले, ठीक है। और जिनका है और आपको लगता है कि आप नहीं तोड़ सकते या नहीं उसको मतलब रखना ही है आपको आगे जाके, उनको समझा के थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा आपको टाइम बचाना पड़ेगा। फिनिश लाइन यहाँ तक आ चुके हो, इससे पार जाना है, ठीक है। इस बार मजा आने वाला है। तो कुछ भी डाउट रहेगा पूछ लेना। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।